वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ये कोई नया चैप्टर नहीं है एक्चुअली में। ये एक्सटेंशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ईएमआई जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी का ये एक्सटेंशन है। कह सकते हैं कि करंट जब अपना डायरेक्शन बदले या पोलरिटी चेंज करे तो उसे अल्टरनेटिंग नेचर का कहते हैं और उसे अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। तो ईएमआई जो पढ़ा हुआ है उसी को हम लोग आज इसको आगे ले चलेंगे और आज देखेंगे कि एसी जनरेटर क्या है। एक्चुअली में एसी जनरेटर हमारा लास्ट चैप्टर में ही सिलेबस में है, लेकिन उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे एसी करंट के कॉन्सेप्ट को लेके। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कि एसी जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर या फिर एसी डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है, वो आखिर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग जनरेटर से करंट पैदा कर सकते हैं। ये डीसी भी हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग नेचर का भी हो सकता है, या एसी जनरेटर भी हो सकता है। तो उसको कैसे करके डिफाइन करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल में। An electrical device used to convert mechanical energy into electrical energy is called a generator. Is called a generator. और जब ये अल्टरनेटिंग नेचर का करंट दे तो उसे एसी जनरेटर कहेंगे, और जब यूनिडायरेक्शनल करंट दे तो उसे हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर में जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर कॉयल का जो टर्मिनल है वो स्लिप करता है, स्लिप करता है, तो वो एसी जनरेट करता है। और जब उसमें स्प्लिट रिंग या टूटा हुआ रिंग का यूज़ करते हैं तो वो उस केस में हमारा डीसी ऐसे डीसी जनरेटर की तरह काम करेगा और हमें डायरेक्ट या यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है सर्किट। तो अभी हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर है तो हम लोग एसी जनरेटर पे ही कंसंट्रेट करेंगे। उसी का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, क्या थियोरी पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर, तो उसे हम लोग एसी कहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर। ठीक है, अभी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ए करंट व्हिच चेंजेस इट्स पोलरिटी या डायरेक्शन इज कॉल्ड तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट या एसी। अब देखने वाले हैं कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो जनरेटर है, एसी जनरेटर, वो किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है? ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो रेट ऑफ चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर वो किसी क्लोज सर्किट में रहे तो वो इंड्यूस्ड करंट भी बनाता है। तो उसी इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर, फैराडेज लॉ के ऊपर, ये एसी जनरेटर का वर्किंग बेस्ड है। निकोलाई
टेस्ला ने इसकी खोज की थी और उन्होंने सबसे पहले एसी करंट ये सारा चीज़ करके डिस्कवर किया था। तो अभी हम लोग देखने वाला कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या कैसा होता है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में एक आर्मेचर रहता है। ये आर्मेचर क्या होता है एक्चुअली में कि एक कोर रहता है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है और उसके ऊपर में इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉयल की तरह लपेटे हुए रहते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मानो कि एक आर्मेचर, इसमें कैपिटल N नंबर्स ऑफ टर्न, तो हम लोग अभी एक टर्न के कारण देखेंगे वर्किंग और उसको फिर हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वो n टर्न्स के लिए हो जाता है। और हम लोग फील्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रांग नेचर का होना चाहिए। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और तुम लोग जानते हो कि जो फील्ड लाइंस रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर की तरफ जाता है। और ये जो रेड अंदर में ये क्या है, ये है एमएच, ठीक है। और ये कॉपर का बना हुआ रहता है और ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो वाइट कलर का एक टर्न कॉइल का हम लोगों ने लिया है, सिर्फ एक टर्न, एक टर्न कॉइल का लिया हुआ है। और ये हमारा एक्सेल है, यहाँ पे ऊपर में ये एक्सेल नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से टर्न कर सकता है, ऐसे करके टर्न कर सकता है। तो नीचे अगर आए तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा इसे स्लिप रिंग्स कहते हैं, इसे कहते हैं स्लिप रिंग्स। यहाँ पे S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स हैं। तो इसका वर्किंग को समझने के लिए देखो, ये तार जो है ना इसके ऊपर जस्ट टच किया हुआ रहता है। अगर ये स्लिप रिंग्स ना रहे तो ये तार जब घूमेगा ये चीज़ तो ये आपस में उलझ जाएगा, टेंगल कर जाएगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम लोग इस स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रश है, कार्बन ब्रश कहते हैं इसको, ये B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस यूज़ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब स्लिप रिंग्स इसके ऊपर खिसकता है तो फ्रिक्शन के कारण अच्छा फ्रिक्शनलेस, कि लेस फ्रिक्शन वहाँ पे मिलता है। कार्बन के जो छोटे छोटे दाने रहते हैं उसके कारण वहाँ पे थोड़ा उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज़ करते हैं। और ये एमेचर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है। और सॉफ्ट आयरन कोर से बनाने का उसमें एक रीज़न है कि ये तुम्हारा अपने अंदर से अधिक मैग्नेटिक फील्ड को पास करने देता है, जिससे क्या होता है कि इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, जनरेटर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। क्योंकि फ्लक्स जो है अधिक चेंज होगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। और तुम लोग जानते हो कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी तुम्हारा फ्लक्स में चेंज होगा, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो जितना ज़्यादा चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो हम लोग उसी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि वो है क्या। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि फैराडेज लॉ के हिसाब से ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और रिस्पेक्टिवली अगर सर्किट क्लोज रहा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सर्किट क्लोज है, तो सर्किट जब क्लोज रहता है तो करंट भी इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि चेंज इन फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है और उसके कारण करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है। उसी करंट को वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जिसके कारण उसे हम लोग एसी करंट कहते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है करंट का वो चेंज होता रहता है, जिसको हम लोग आगे वर्किंग में देखेंगे कि उसका डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जरा देखो, यहाँ पे हमने स्लिप रिंग्स जो कॉपर का बना रहता है और ब्रशेस जो है वो कार्बन के बने रहते हैं। इसके बाद हम लोग इस पर
आते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी एंड ए है, और समय t इजगल टू 0 यहाँ पे लेंगे कि इनिशियल इस तरह से था। इनिशियल ऐसा है कि जो एमेचर का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो तुम लोग देख सक रहे हो यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन मान के चलते हैं, t इजगल टू 0 पे वही हमारा इनिशियल पोजीशन है। धीरे धीरे जैसे जैसे घूमना शुरू होगा वैसे वैसे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा अभी के लिए, और ये घूम कैसे रहा, ये घूमेगा तुम्हारा, मान लो कि ऐसे ऐसे करके घूमेगा। अभी नहीं घूम रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वर्किंग पे आ रहा है। तो देखो, और ये आर्मेचर किस चीज से बना रहता है, ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है। ये जो चीज है ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो अपने अंदर जो है मैग्नेट को खींच लेता है। जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने अंदर से पास कराने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्लक्स में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, और जो फ्लक्स में जब चेंज ज्यादा होगा तो अधिक करंट बनेगा, इसलिए वो यूज किया जाता है बेहतर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के कारण। हाँ? तो हम लोग मानते हैं, इसको पहला नंबर देते हैं एट टी इजगल टू 0, ये 0 समय पे जब स्टार्ट हुआ, तो 0 समय पे मानो कि स्टार्ट हुआ, तो अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें तुम्हारा मान लो कि एंगल थीटा अभी अभी के लिए ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा थोड़ा सा मुड़ा, ठीक है। तो अभी इनिशियली जो है थीटा क्या है, ये है तुम्हारा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी 0 हो सकता है, ठीक। और अभी क्या है कि जो प्लेन है ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अभी जो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो अभी एरिया वेक्टर किधर दिखेगा तुमको, जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड रहेगा प्लेन, तो एरिया वेक्टर ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में दिख रहा है। ये बी है, ये ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना है अभी? सर 0 डिग्री। 0 डिग्री, ये इनिशियल केस, अभी वर्किंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर ए टाइम टी, यानी टाइम अभी कितना हो गया, टी समय बीत गया है। इट रोटेट्स थीटा, एंगल थीटा, थीटा अभी क्या है कि टाइम टी के बाद थीटा हो क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा हो रहा है उसको जरा हम लोग अभी ड्रॉ करके बना लेते हैं। इधर एक मैग्नेट बनाया हुआ है, नॉर्थ साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड था, अच्छा। और हमारा इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा था, बिल्कुल परपेंडिकुलर था दोनों प्लेन, और जो तुम्हारा, उसको हम लोग बना लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको बनाते हैं पहले, तो यहाँ पे एक एक्सेस को फिक्स कर देते हैं। एक्सेस फिक्स करने से फायदा होगा कि उसी के थ्रू हम लोग का घूमेगा, ये हमारा एक्सेस था, ठीक है। एक्सेस को फिक्स कर दिया हमने, और इनिशियल इनिशियल वाला कुछ ऐसा था, राइट।
ये इनिशियल वाला था। और ये घूम कैसे रहा है, इस तरह हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय के बाद ये तुम्हारा मान लो कि थोड़ा ऐसे 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 घूम गया। हाँ, इस तरह घूम गया। तो पीला वाला पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर अभी परपेंडिकुलर करें तो ये इस तरफ परपेंडिकुलर जाएगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल तुमको पता करना है। तो देखो ऊपर से अगर देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से कैसा दिख रहा है उसके ऊपर हम लोग गौर करें जरा, ठीक है। अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में इनिशियल पोजीशन ऐसा था, ठीक है। ये तुम्हारा एमेचर था और इसमें हम लोगों ने एक एक्सेस भी फिक्स कर दिया था। ये हमारा एक्सेस फिक्स हो गया था, ये हमारा एक्सेस था, ये एक्सेस था। और तुम्हारा परपेंडिकुलर था प्लेन के ऊपर, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, ठीक। ऊपर से देख रहे हैं, हाँ, टॉप व्यू ऐसा करके कुछ नजर आ रहा था। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, हाँ? तो इस वक्त एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर ले लेंगे ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल तुम लोग को नजर आ रहा है कि 0 डिग्री। थोड़ी देर के बाद घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, तुम्हारा इस तरफ घूम रहा है, राइट। तो थोड़ी देर के बाद वो घूम के थीटा एंगल पे घूम गया, मतलब ऐसा घूम गया, ठीक है, थोड़ा सा घूम गया थीटा एंगल पे। तो जैसे ही थीटा एंगल पे घूमा, मान लो कि ये एंगल हमारा थीटा है, घूम गया, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो तुम देख सकते हो कि वो भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी आफ्टर टाइम टी, थोड़ा समय के बाद, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बचेगा, बता सकता है कोई? ऊपर से देखने के बाद समझ में आया होगा तो। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक, ये दोनों हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वो क्या है? लेट्स एज्यूम द कॉइल rotates with constant angular velocity ओमेगा। ये जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, कहा गया, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से घूम रहा है उसी हिसाब से घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और समय टाइम, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यानी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बी बी डॉट ए, ठीक है। तो इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी ए कॉस थीटा, और थीटा का जगह पे क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 से बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न के लिए, एक कॉइल का एक एक तार के लिए ऐसा बहुत सारा तार रहेगा, मानो कि n नंबर ऑफ तार रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इफ देयर आर कैपिटल N टर्न्स इन कॉइल, ये एमेचर में कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, देन टोटल फ्लक्स होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाई नेट, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, n टर्न्स और फाई बी के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो टोटल फ्लक्स अगर तुम लोग निकाल लिए हो, तो अब हमारा इस फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ will be induced, which is equal to minus d phi by d phi net by dt। अब एक सवाल है तुम लोग से, वो है कि फ्लक्स में चेंज को हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके रेट के ऊपर डिपेंड करता है, फैराडेस का सेकंड लॉ कह रहा है, उस हिसाब से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डी फाई बाई डी होता है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है, किसी को कोई आइडिया? माइनस साइन लगाया गया है लेंस लॉ को एकोमोडेट करने के, लेंस लॉ को सेटिस्फाई करने। तुम बोलोगे कि लेंस लॉ कैसे सेटिस्फाई होगा? अच्छा एक चीज बताओ, लेंस लॉ क्या कहता, लेंस लॉ कहता था अपोज करो जो भी तुम्हारा कॉज है, यही लेंस लॉ था। ठीक है, फ्लक्स चेंज कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो इंक्रीज होगा फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज करेगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, लेंस लॉ से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा, राइट? और अगर ये डिक्रीज करेगा तो उसको सपोर्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो जो भी कॉज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चीज लगाए हैं, नेगेटिव साइन लगाए हैं, जो कि मानो कि ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इंक्रीज कर रहा है फिर माइनस हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो घटाएगा फ्लक्स को, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ाएगा। अब डी फाई बाई डी टी अगर नेगेटिव है मतलब घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स, और डी फाई बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो? एक चीज बताओ, dx बाई डी टी अगर तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है तो x इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सर। इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव साइन है तो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फ्लक्स, ये चीज का जो ये चीज है, ये चीज क्या बता रहा है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव वाला होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ठीक वैसा काम कर, ठीक है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो फिर ईएमएफ तुम्हारा उसका उल्टा नेचर। ठीक है, लेंस लॉ को फिट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, भूल जाते हैं सबके मतलब बीच बीच में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना निकला था, पीछे का पेज से हम लोग देख लेंगे, एन फाइव बी, एक टर्न वाले के लिए। हाँ, और एन फाइव बी कितना निकला था, फाइव बी था तुम्हारा बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, जिस रेट से घूम रहा है,
एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो NBA, बी मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स, कांस्टेंट, तीनों बाहर आ गए। d by dt cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -NBA, और इसका हो जाएगा तुम्हारा, जरा देखो, cos ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये जब डिफरेंशिएट करके ये ओमेगा बाहर आ गया, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए उसको बाहर किया। एन बी ओमेगा, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लिए, हम घूमने का, इसलिए वो बाहर, माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। तो E इक्वल टू, ये आगे का ये चीज जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग E0 लिखते हैं, और इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी, वेर E0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा, और इसको मैक्सिमम ईएमएफ भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर तुम्हारा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो करंट कितना हो जाएगा, अगर पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है, तो करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आर जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। ई बाय आर को अगर आई नॉट लिखो, ई बाई ई नॉट बाई आर को अगर आई नॉट लिखो, तो ये इस चीज को लिखा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मैक्सिमम करंट को दिखा रहा है, पिक वैल्यू ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये चीज समझ में आया। हेलो, Yes. ठीक है। यहाँ पे आई नॉट क्या है, पिक वैल्यू, ये भी तुम्हारा पिक वैल्यू को दिखा रहा है। कैसे, वो अभी हम लोग के ग्राफ से समझे, ठीक है। ग्राफ से अभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये पिक वैल्यू को क्यों दिखा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को क्यों दिखा रहा है, ग्राफ खींच के अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये कैसा ग्राफ फंक्शन कैसा निकला, करंट का फंक्शन कैसा निकल रहा है, आई नॉट साइन फंक्शन निकल रहा है, साइनोसोडल फंक्शन निकल रहा है, राइट। अगर तुमसे कहा जाए ग्राफ ऑफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ खींचो, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ खींचने के लिए तुमसे, ग्राफ तो लगभग दोनों का सेम ही निकलेगा, ठीक है। ग्राफ तो लगभग दोनों का सेम ही निकलेगा, और वो कितना होगा, जरा देखते हैं कैसा दिखेगा। देखो, साइनोसोडल वेव तुम लोग जानते हो कि कुछ इस तरह से दिखता है,
राइट, इस तरह से दिखता है। और सेम इसी तरह का ही ग्राफ तुम्हारा उधर भी बनेगा, क्योंकि करंट के लिए भी बनेगा, क्योंकि करंट भी साइनसोडल फंक्शन ही तुमको यहाँ पे साइन का फंक्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री के टर्न पे था, ये 180 डिग्री के टर्न पे था। अब तुम बोलोगे 90 डिग्री और 180 डिग्री की तरह में कैसे वेरीफाई कर रहा है? ठीक है, ये 0 डिग्री पे था। ठीक है, ये भी तुम्हारा 0, 90, 180। ठीक है, अच्छा ये ई का है, ये टाइम का है, ये भी टाइम का है और आई का है। एक चीज बता मुझे, ई मैक्स कितना निकलेगा यहाँ पे? क्या ये ई नॉट के बराबर होगा व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम? साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जी कितना सर। होता है? साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 सर। 1, यानी ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर होगा। साइन 90 डिग्री होगा ना, तो पाई बाय 2 Yes, के sir. बराबर होगा, तब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तब तुम्हारा वो मैक्सिमम है। ठीक है, और वो वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा ई नॉट, ये वाला है ई नॉट। मतलब ये जो चीज है ये है तुम्हारा पीक वैल्यू। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई का वैल्यू है ये आई नॉट के बराबर होगा, और ये भी तुम्हारा पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। और वो कब हो रहा है? पाई बाय 2 पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वोल्टेज जो है वो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो जब घूमना शुरू किया था ऐसा था, ऐसा था मतलब ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 था। हाफ टर्न हुआ जब, पूरा एक चक्कर नहीं आधा चक्कर लगाया, तो 100 डिग्री पे ईएमएफ 0 था, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हुआ था, क्योंकि फ्लक्स में किसी तरह फ्लक्स ही 0 था, तब कुछ नहीं हुआ था। फिर फ्लक्स कब 0 हुआ था? जब हाफ टर्न कंप्लीट किया तब फिर तुम्हारा ईएमएफ 0 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा चेंज हो जाएगा क्या, पूरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट हाफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट हाफ टर्न में ये तुम्हारा करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन फिर से चेंज होगा, और फिर वो जाके नेक्स्ट पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, और वो पीक वैल्यू है तुम्हारा नीचे की तरफ देखो, 270 पे और 360 पे ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से लिखना चाहो तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी लिख सकते हो। यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है, ये आधा हो गया t/2, ये तुम्हारा t/4, ये तुम्हारा 3t/4, और ये तुम्हारा t। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरह से तुम करंट का यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ग्राफ को समझ सकते हो कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तुम एक चीज देखो थोड़ा देर, और ये वैल्यू कितना है, माइनस ई नॉट के बराबर। कैसे माइनस ई नॉट के बराबर होगा? तुम अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो वो +1 के बराबर होता है, लेकिन साइन 270 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो वो कितना के बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। वो -1 के बराबर हुआ तो ई मैक्स किधर नीचे की तरफ में माइनस ई नॉट के बराबर होगा। उसी तरह से करंट भी यहाँ पे माइनस आई आई नॉट के बराबर होगा। कब? जब तुम्हारा चेंज हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे? SHM में। ठीक है, जहां पे हमारा फेज शिफ्ट हो रहा था, फेज एंगल लेकर आ रहा था, तो वो सारी चीज भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। और एसी जनरेटर इसी तरह से काम करता है। तुम देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी आई रहता है, कभी माइनस आई रहता है, तो ये चेंज हो रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इस तरह से चेंज होता हुआ चल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एसी या अल्टरनेटिंग करंट। और ये जनरेटर के इधर कैसा जनरेट कर रहा है? एसी जनरेट कर रहा है।
ठीक है, इसको लेके आगे हम लोग ले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।